हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जी की स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की मूल संरचना के बारे में जानेंगे। संविधान की मूल संरचना। संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति से जुड़ी हुई है। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान लागू होने के बाद जब संसद ने पहला संविधान संशोधन किया, तभी से संविधान में संशोधन करने की शक्ति की चर्चा और विवाद का विषय बनी रही। इस संबंध में कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को चुनौती दी गई। यह विवाद मूलतः इस बात से लेकर जुड़ा था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कोई स्थायी और तार्किक व्यवस्था नहीं दे पाया था। लेकर पहला मामला आता है शंकरी प्रसाद मामला 1951। न्यायालय में पहला मामला आया शंकरी प्रसाद मामला 1951। शंकरी प्रसाद मामले 1951 में पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियाँ ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं। इसीलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। यानी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस मामले में यह फैसला सुनाया गया। फिर उसके बाद दूसरा मामला आता है सज्जन सिंह केस 1964। सज्जन सिंह केस 1964 में उच्चतम न्यायालय ने फिर से वही फैसला सुनाया। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत बनाया गया एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून नहीं है। इसके बाद गोलकनाथ मामला 1967 में आता है, जिसमें 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले किए हुए फैसले को बदल दिया और यह निर्णय लिया कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त हैं। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है और न ही मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है। यानी इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया कि मौलिक अधिकार को संसद न ही समाप्त कर सकती है, न ही कोई संशोधन कर सकती है। ये अपरिवर्तनीय है, संविधान द्वारा अपरिवर्तनीय शक्ति प्राप्त है। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। संसद की प्रतिक्रिया। गोलकनाथ मामला 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियमित किया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकारों को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। संसद ने संविधान संशोधन द्वारा अपनी शक्ति बढ़ा ली थी इस मामले से। इसके बाद केशवानंद भारती मामला। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती मामला आया 1973 में। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट कर दिया, यानी बदल दिया। इसने
24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है या संशोधन कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया संविधान की मूल संरचना का। इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकारों से संविधान की मूल संरचना को ही बदल देने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ यह हुआ है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचनाओं से जुड़े हैं, यानी मूल ढांचा से जुड़े हुए मूल अधिकारों को संशोधन नहीं कर सकती संसद। संविधान के मूल ढांचे की सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि की गई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द किया जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। इस मामले में पुनः पुष्टि की गई संविधान के मूल ढांचे की। अगला है मूल ढांचे की प्रतिक्रिया। पुनः संसद की प्रतिक्रिया। न्यायालय द्वारा मूल संरचना के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम से संसद अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया कि संसद को विधान बनाने की अपार शक्ति प्राप्त है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। यानी संविधान संशोधन द्वारा संसद ने अपना विस्तार असीमित कर लिया और कोई भी संविधान बना सकती है। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था। अगला सर्वोच्च न्यायालय ने मिर्ना मिल मामले 1980 में प्रावधान को अमान्य कर दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा का कोई स्थान नहीं था जो कि संविधान की मूल विशेषता है। पुनः वामन राव मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले के फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा। यानी इसके पहले नहीं, जो संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1973 के बाद हो गए उसमें यह नियम मूल ढांचे का नियम लागू होगा, इसके पहले नहीं। मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है? मूल संरचना के तत्व। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित संशोधन कर सकती है। वामन राव बनाम भारतीय संघ 1980 बशर्ते कि इसमें संविधान की मूल संरचना प्रभावित न है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना कि मूल संरचना के घटक कौन कौन से हैं, विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित मूल संरचना अथवा इसके तत्व के रूप में पहचान की जा सकती है। पहला है संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान ही सर्वोच्च है, इससे बढ़कर कोई भी ना ही संसद और ना ही न्यायपालिका। अगला है भारतीय राजनैतिक ही सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्य प्रकृति। अगला है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप। अगला है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तित्व स्वतंत्रता एवं गरिमा, अनुच्छेद 21। अगला है संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों तथा निदेशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन। अगला है 13 समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की संसद की सीमित शक्ति। अगला है न्याय तक प्रभावी पहुँच, मौलिक अधिकारों के मूल आधारभूत सिद्धांत या सारत्व।
अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ। अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति आदि को अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया है विभिन्न विभिन्न मामलों के अंतर्गत।